गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में वर्ज गुणन विधि लेकर आ चुके हैं जो चौथा नंबर है, और इसके बाद एक बच जाएगा अनुपात निर्णय विधि। तो अब इस विधि को हल करने की क्या तरीका है, क्या नियम है, कैसे कैसे प्रोसेस है, एक एक स्टेप कैसे कैसे करना है हमको, इस नियम का क्या शेड्यूल होता है, बेसिकली कंसेप्ट कैसे होनी चाहिए, तो इस वीडियो में के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करेंगे, जो एक एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। और इस नियम को सबसे पहले अभी यदि हम इतना बात यदि एक एक पॉइंट यदि लिखते जाते, वो वीडियो बनाते जाते तो मेरा समय लॉन्ग लगता। उसी को शॉर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसका नियम के बारे में लिख लिए। इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे एक एक बात को समझाते हुए एक एक नंबर को आगे बढ़ेंगे और शुरू से लेकर के अंत तक चलते चलेंगे। और एक एक पॉइंट यदि हम जैसे जैसे बढ़ाते चलेंगे तो आप लोग भी एक एक पॉइंट लिखते चलेंगे और एग्जाम्पल के तौर पे समझते चलेंगे और नोट कर लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो गैस अब बिना विलंब किए हुए इस वीडियो के माध्यम से इस नियम पर आएंगे और एग्जाम्पल के तौर पे लेके आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग बना रहिए और वीडियो का अंत तक देखिए कि कैसे क्या होता है। तो जैसे में कोई भी एक सवाल हम उठा लेते हैं अपना ही इच्छा अनुसार से कि 3x + 5y बराबर 9 एवं इनको हम एक अंडरलाइन कर देते हैं, एवं 2x - 3y बराबर 7 को हल करें। तो हल करें कौन सा विधि से? वर्ज गुणन विधि से। तो SOLN में तो अब सबसे पहले इस नियम में जानेंगे पहला हमको क्या कहता है। तो पहला नियम कहता है कि दो समीकरण आपको दिया रहेगा एक घातीय समीकरण में। तो इस विधि में सबसे पहले जो भी विधि है, पांचों विधि है, तो एक घातीय दो समीकरण पर ही चर्चा होगा। और उस एक घातीय समीकरण को a1x b1y + c1 बराबर 0 मानते हैं, a2x b2y + c2 बराबर 0 मानते हैं। और इस समीकरण में जो होता है 1, यानी कि पहला समीकरण में जो 1 सब में लगाया है, दूसरा समीकरण में 2 लगाया है, तो ये इनसे ये पहचान मिलता है कि 1 लगाने से पहला समीकरण होता है और 2 लगाने का अर्थ होता है कि आप वह दूसरा समीकरण का मान में देखिए कि a किसके पीछे होता है तो x के पीछे, b किसके पीछे होता है तो y के पीछे, c क्या होता है तो अचर पद होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग पर सारा सब हल होगा और आगे देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले समीकरण दिया है तो 3x + 5y बराबर 9, ये मेरा पहला समीकरण। अब पहला समीकरण से चलो, पहला समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण का है। इसके बाद 2x - 3y बराबर 7, ये मेरा दूसरा समीकरण। तो पहली बात तो प्रूफ हो गया। दूसरी बात पे चलते हैं। तो दोनों समीकरणों के शून्य के बराबर करना है। यदि शून्य के बराबर ना हो तो यहाँ पे तो शून्य के बराबर नहीं है, बराबर के उस साइड चर मान है, अचर है, उन साइड है अचर, तो क्या करेंगे, उसको बराबर से पहले करना है, बराबर से पहले करना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये बराबर के उन साइड है, नहीं कुछ चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है। यदि इन साइड आता है तो यह किस चिन्ह में बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस का चिन्ह में बदल जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये भी देखिए कौन सा चिन्ह में है, कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस में है, इन साइड आता है तो माइनस में बदल जाएगा, तो माइनस में 7 बराबर 0। जो हमको कह रहा था कि 0 के बराबर ना हो तो उसको 0 के बराबर करना है, तो दूसरा भी कहानी प्रूफ हो गया। तीसरी बात कहता है कि पहला समीकरण से a1 यानी 1 इसलिए लगा है कि पहला समीकरण का है, a1 b1 c1, दूसरा समीकरण से a2 b2
C2 लिखना है। तो चलो आइए हम देखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, अब 1 और 2 से वही बात लिखेंगे। तो पहला समीकरण से चलेंगे तो 1 तो यानी a तो x के पीछा होता है, तो a1 का मान हो जाएगा, पहला 1 समीकरण पहला समीकरण में देखना है तो 3 हो जाएगा, b1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है। c1 हो जाएगा माइनस में 9, क्योंकि इस अचर पद में माइनस लगा हुआ है। a2 अर्थात दूसरा समीकरण में a किसके पीछे, तो x के पीछे, तो x का पीछे कितना, तो 2 है, तो a2 2 हो गया। b2 माइनस में 3 हो गया, क्योंकि माइनस में है। c2 माइनस में 7 हो जाएगा। तो मेरा तीसरा कहानी भी कंप्लीट हो गया कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 कह रहा था लिखने के लिए। अब अगले पॉइंट आते हैं कि चौथा नंबर में, चौथा नंबर कह रहा है कि चर x का मान के लिए उस चर को ढक कर कोना कोनी गुना करें। तो बात समझ में आ गया होगा कि यदि हमको x चर का मान ज्ञात करना है तो x चर को ढक देंगे, अर्थात a वाला मान जो है ढका जाएगा, तो बचेगा b वाला और c वाला। तो चलिए अब चौथा नंबर के लिए प्रस्तुत होते हैं। यदि हमको x का मान ज्ञात करना है, x को ढक देंगे, x वाला मान को ढक देंगे, तो बच गया हमारे पास b c अर्थात b1 c1 b2 c2। तो अब इन्हीं को कोना कोनी गुना करेंगे, तो b1 से c2 को गुना होगा, तो b1 c2 माइनस b2 c1, कोना कोनी गुना कर लिए। फिर इसके बाद यदि हमको y का मान ज्ञात करना है तो y अर्थात b1 b2 का मान को ढक देना है। तो b1 b2 का मान यदि ढक देंगे तो a1 a2 बचेगा, c1 c2 बचेगा। तो इसमें क्रॉस गुना करना है। कैसे गुना करना है, यदि हम y वाले को ढकेंगे तो और एक भी बात इसमें एक होता है कि फर्स्ट कंडीशन प्लस होता है तो सेकंड कंडीशन माइनस होता है। इस बात को ख्याल रखेंगे। ये अप्रत्यक्ष रूप का मान है। ये प्रत्यक्ष रूप से आपको ये नहीं देखना है कि y में हमको प्लस है तो यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ पे माइनस होगा, नहीं। ये फार्मूला के तौर पे होता है। ये प्लस फर्स्ट कंडीशन प्लस तो दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, चौथा माइनस, इस तरह से समीकरण में चलते रहता है। तो यहाँ पे x प्लस में y माइनस में होता है, बट y वाला पार्ट को ढक देंगे तो हमारे पास बचेगा a1 a2 c1 c2, क्योंकि y तो b वाला तो हट जाएगा। तो अब इसको कोना कोनी गुना कर लो, तो a1 c2 माइनस, यहाँ पे कह रहा है कोना कोनी गुना करे, इसके बाद घटाव का चिन्ह देना है, माइनस a2 c1। ये भी कहानी कंप्लीट हो गया। चलिए फिर इसके बाद अब अचर पद के लिए आते हैं। अचर पद के लिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है। अचर पद कांस्टेंट एक वेरिएबल होता है तो यहाँ पे 1 होगा। किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में 1 ही रहता है तो अचर पद 1 माना जाता है। और अचर पद को यहाँ पे ढकेंगे, यानी अचर पद का मान को ढकेंगे तो हमारे पास a1 a2 b1 b2 बचेगा। तो अब इन्हीं को कोना कोनी गुना करो, तो a1 b2 के साथ गुना होगा, a1 b2, b1 जो है a2 के साथ गुना होगा, तो a1 या सॉरी b1 है, a2 b1 कह सकते हैं, माइनस में a2 b1। तो देखिए यहाँ पे सट जाता है तो इसको हम थोड़ा मिटा लेंगे। माइनस में a2 b1 हो जाएगा। तो यह मेरा फर्स्ट सिलेक्शन था और इसमें जो है कह रहा है
कि चर का मान ज्ञात करने के लिए उस चर को ढककर कोना कोनी गुना करना है और गुना करके उसके बीच घटाव का चिन्ह देना है। तो यहाँ पे देखिए गुना कोना कोनी किए तो दोनों को अब बीच में घटाव का चिन्ह दिए, इसमें भी घटाव का चिन्ह होता है, इसमें भी होता है, यानी सब में कोना कोनी गुना करके माइनस का चिन्ह देना है। इसके बाद कह रहा है और हल करना है। तो अब ये देखिए x यदि हमको निकालना है तो ये तीनों मान आपस में बराबर का कंडीशन देता है। तो एक बार x को जो है अचर पद के साथ गुना बराबर कर लेंगे। यदि y का मान ज्ञात करना है तो y को जो है अचर पद के साथ बराबर करके मान हल करेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं कैसे होता है। तो अब आइए, यदि x का मान ज्ञात करना है, x को अचर पद के साथ बराबर करना है, क्योंकि यह तीनों मान बराबर हैं तो 2 को बराबर करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब पांचवा विधि पे आते हैं, x का मान हल करते हैं। चूंकि x बट्टे b1c2 माइनस b2c1 बराबर, अचर पद को बराबर करना है, क्योंकि इनको बराबर करेंगे तो मान तो आएगा नहीं, तो दोनों चर को अचर पद के साथ बारी बारी से बराबर करेंगे। a1b2 माइनस a2b1 हो गया। तो अब इनका मान को बैठाएंगे। तो x बट्टे b1 का मान कितना है तो 5 है, 5 गुना c2 का मान कितना है तो -7 है, तो -7 माइनस का चिन्ह। b2 का मान कितना है तो माइनस में 3 है। अब एक बात ध्यान में रखना है, माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट में रखना है उस मान को। c1 का मान कितना है तो माइनस में 9 है, बराबर 1 बट्टे, अब इसमें मान रखेंगे a1 का मान 3 है तो 3 गुना b2 का मान -3 है तो माइनस में 3, माइनस सूत्र से ही होता है। a2 का मान 2 है, 2 होगा। b2 का मान या अर्थात a2 का मान हो गया तो b1 का मान 5 है तो 5 होगा। तो अब इनको क्या करेंगे, गुना करेंगे। आप तो सोच यही ना कि इनको गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे, चिन्ह के साथ इसको भी गुना करेंगे। तो x बट्टा 7 पंचे 35 होगा, और चिन्ह देखिए इसमें एक ही माइनस है तो माइनस का होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो चिन्ह लिखा जाता है, तो माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस होगा। अब प्लस के साथ इसको माइनस से गुना करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस ही होता है, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। 1 बट्टा 3 तिया 9 होगा, एक ही को माइनस है तो माइनस होगा, और भी रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन एक ही माइनस होने पर वही माइनस होगा। इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो एक माइनस का चिन्ह है, 5 दूनी 10 होता है। तो अब इनको क्या करेंगे, दोनों में माइनस का चिन्ह है, तो यदि सेम चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसको उसी चिन्ह में रखते हैं, अर्थात माइनस का चिन्ह में है तो जोड़ने के बाद माइनस का चिन्ह में ही रहेगा। x बट्टे 27 और 35, तो 27 और 35 कितना हो जाएगा तो 62 हो जाएगा। जबकि ये माइनस का चिन्ह में है दोनों, तो माइनस का ही चिन्ह में रहेगा, बराबर 1 बट्टे -9 और -10। देखिए इसमें भी सेम चिन्ह है तो जोड़ लेंगे 10 और 9 को, लेकिन माइनस का चिन्ह वाला का जोड़ रहे हैं तो माइनस का ही चिन्ह में रखेंगे। तो ये बात इसमें था। इसके बाद आगे हल करेंगे, तो इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद मिटाने के बाद फिर आपके समक्ष, तो चलिए हम आगे यहाँ पे जो था हम यहाँ मिटा करके यहाँ पे हम लिख चुके हैं। तो देखिए हर से हर कटेगा, अंश से अंश कटता है, तो इसमें माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है, ख़त्म हो जाएगा। तो अब कोना कोनी गुना कर लेंगे तो 19x हो जाएगा, बराबर में 60, 62 को 1 को गुना करेंगे तो 62 होगा। फिर कोना इसमें क्या है, गुना में है तो किस में जाएगा, बटा में जाता है, तो 62 बटे 19 हो जाएगा। तो x का मान मेरा प्राप्त हो गया, जो पांचवा नियम कहता था। अब छठा नियम वही कह रहा है, जैसे आप x का मान हल किए हैं वैसे भी y का मान आपको हल करना है। तो ठीक इसी प्रकार से
चर y का मान ज्ञात करना है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से x का मान ज्ञात करे थे। तो एवं माइनस में y बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे a1 c2 माइनस a1 c2, तो a2 c1 हो जाएगा, इसका 1 तो इसका 2, इसका 2 तो इसका 1 होता है, बराबर अचर पद ये होता है कि c ढका जाएगा तो b वाला होगा, तो a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। तो इसका मान रख देंगे, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान रख देंगे। तो आइए देखिए, हम तो समीकरण मिटा दिए थे, फिर यहाँ पे लिख लिए हैं, इसका मान यहाँ से रखेंगे। तो माइनस में y बट्टे, तो 3 गुना माइनस में 7 माइनस, फिर इसके बाद हो जाएगा 2 गुना माइनस 9, 2 गुना माइनस 9 बराबर अचर पद के लिए हो जाएगा 3 गुना माइनस 5, 3 गुना माइनस 5, अचर पद के लिए 3 गुना माइनस 3 होगा, सॉरी माइनस 3 माइनस 2 गुना 5 हो जाएगा। इसी को हल करेंगे अब। तो माइनस में y बट्टे 7 या 21, माइनस में 21 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस और माइनस मिल के यहाँ पे प्लस होगा, 9 दूनी 18 बराबर 1 बट्टे 3 तिया 9 होगा, इसके पीछे माइनस है, एक ही में माइनस है तो माइनस होगा, माइनस में 10। फिर इसको भी हल करेंगे, तो माइनस में y बट्टे 18 में से 21 घटेगा, छोटा में से 12 घटता है, तो छोटा में से जब 12 घटेगा तो माइनस का चिन्ह में होगा 3 बराबर 1 बट्टे माइनस में 19। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा। तो अब क्या होगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा और कटने वाला भी नहीं है। तो माइनस में 19y बराबर में 3 एकान 3 हो जाएगा। तो गाइस देखिए उसमें अब कट रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस पर भी ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए माइनस गुना में है, तो गुना में है तो किस में जाता है, बटा में जाता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 बट्टे माइनस में 19 हो जाएगा। तो देखिए y का भी हल हो गया है, छठा नियम भी पार। अब इसमें क्या कहता था कि हमको जो चर x और y दोनों चर का जो मान आएगा, दोनों चर का प्राप्त मान समीकरण का हल होगा। x का भी आ गया था, y का भी आ गया है, तो यही दोनों चर का मान हल होगा और यही हल उत्तर होगा आप लोगों के बीच। तो कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे हल किए, कैसे इसमें क्या किए, तो आप लोग देख ही रहे हैं इसमें क्या करना पड़ रहा है, क्या किए, तो आप लोग बना रहिए। और इसका नियम अभी हम इसी में आप लोगों के बीच दिखाते हैं कैसे होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि x का मान 62/19 आया था और y का मान -3/19 आया है। तो यही दोनों आपका, आप लोगों का सभी का ये उत्तर होगा और इस सवाल का आंसर होगा। तो कैसे बनाएं, तो अब इस नियम को हल करेंगे। हल करने की नियम कैसे होता है, कोना कोनी होता है, इसका प्रोसेस तो नहीं बताए हैं, केवल एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाए हैं। इस नियम का प्रोसेस कैसे होता है तो आप लोग बना रहिए 1 मिनट के लगे, और 1 मिनट में देखिए कि कैसे इसका हल होता है। चलिए आप लोगों से 1 मिनट की समय लिए हुए हैं, तो 1 मिनट में ही इसको बता के कंप्लीट करते हैं। दो समीकरण में यदि हमको x का मान ज्ञात करना है तो x को ढक देंगे, यानी x को ढकेंगे तो a1 a2 जो है ढक जाएगा, तो b1 b2 c1 c2 बचेगा। तो इसी को कोना कोनी गुना करना है, तो इनको कोना कोनी गुना करके लिखेंगे, फिर इनके बाद माइनस का चिन्ह देंगे, फिर इनको कोना कोनी गुना करके लिखेंगे, फिर बराबर y का मान के लिए क्या करेंगे, y को ढक देंगे, तो a1 बचेगा, a2 बचेगा, c1 बचेगा, c2 बचेगा। तो इनको कोना कोनी गुना कर देंगे, जैसे इसमें एरो का निशान आपको दिखाया गया है, बीच में माइनस का चिन्ह होगा। अचर पद को यदि हमको ज्ञात करना है, अचर पद के लिए भी क्या होगा, c का मान ढक जाएगा, और c का मान ढकेगा
तो ए बचेगा, A1 बचेगा, A2 बचेगा, B1 बचेगा, B2 बचेगा। इसी को क्रॉस गुना करना है, नहीं कोना कोनी गुना करना है। और यह मान सब x का, y का और अचर पद का मान जो होता है बराबर होता है। सबका मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जो आपका नियम ये लिखाया गया है और यहाँ पे जो है तीनों मान आपस में क्या किए हैं, बराबर किए हैं। तो वर्ज गुणन विधि का यही मेन फार्मूला है और इसको याद रख करके ये हल यदि करेंगे तो मेरा हर का दोनों चर का मान आपके समक्ष आ जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण को ध्यान रखना है, समीकरण को ध्यान रख के इसका मान को सही से जगह बैठाना है। उसके बाद इसी को हल करते जाएंगे। बाद में x बटे कुछ मान आएगा, y बटे कुछ मान आएगा, अचर पद बटे कुछ भी मान आएगा। तो उसके बाद x को जो है अचर पद के बराबर करके कोना कोनी फिर गुना करके, यानी बीच में बराबर हो तो कोना कोनी गुना होता है, तो गुना करके x का मान ज्ञात कर लेना है। फिर y का मान के लिए y को अचर पद के साथ बराबर करके हल करेंगे तो कुछ ना कुछ बटा के रूप में तो आएगा ना, इस तरह का इंटरफेस के रूप में कि x बट्टे कुछ आएगा 50 आएगा, y बट्टे कुछ आएगा 70 आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 1 बट्टे 15 आ गया। तो इनको जो है इनके बराबर करके हल करेंगे, कोना कोनी गुना करके बराबर कर लेंगे। फिर y का मान के लिए y को बटा करके इनको बराबर करके जैसे यहाँ पे है तो हल करके y का मान ज्ञात कर लेना है। तो यही मेन सूत्र है वर्ज गुणन विधि का। तो आप लोग इसी तरह से, और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये फार्मूला है और ये फार्मूला को याद रखने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ आपको जानना होगा और इस बेसिक चीज़ के आधार पर ही ये बना हुआ है। ये यदि आप पूर्णतः समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको ये फार्मूला सूत्र याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वर्ज गुणन विधि समझो आपको हो गया, आपके साथ हर हमेशा रहेगा जब आप ये बेसिक कंसेप्ट याद रखते हैं। तो x के लिए अचर पद के साथ बराबर करते, y का मान ज्ञात करेंगे तो अचर पद के साथ बराबर करेंगे। तो यही सबसे मेन फार्मूला है और यही बेसिकली है। तो आप लोग बना ही रहिए। जय हिंद।